पिछले लेक्चर में आपने सहज प्रतिरक्षा को देख लिया था। आज आपको पढ़ना है उपार्जित प्रतिरक्षा, यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में आपको क्या करना है, अध्ययन करना है। सहज का मतलब यही बताया गया था जो जन्म से क्या होती हैं, हमारे शरीर में कुछ ऐसे प्रतिरक्षी होते हैं जो हमारे शरीर को क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। उसी प्रकार से उपार्जित क्या है, जो जन्म के बाद हमारे शरीर में कुछ प्रतिरक्षी ऐसे होते हैं जो जन्म के बाद क्या होते हैं, हमारे शरीर में बनते हैं। तो जन्म के साथ बाद जो बनते हैं हम उसे क्या कहते हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। और ये करते क्या है बेटा, जैसे हमारा शरीर एक साम्राज्य है, हमारा शरीर क्या है, साम्राज्य है, एक राज्य है, उस राज्य की रक्षा करने का काम कौन करता है, सैनिक करते हैं। तो ये हमारे शरीर के सैनिक कौन है, प्रतिरक्षा है। और कुछ सैनिक जो है जन्म से हमारे शरीर में रहते हैं, और कुछ जो है सैनिकों का जन्म निर्माण कब होता है हमारे शरीर में, जन्म के बाद होता है। तो उपार्जित लक्षण का मतलब यही हुआ कि जन्म के बाद हमारा शरीर एक विशेष प्रकार के रोगाणु नाशक प्रतिरक्षा अर्जित करती है। यानी जब हमारा जन्म हो जाता है, जन्म के बाद हमारे शरीर में रोगाणुओं को मारने के लिए एक विशेष प्रकार के क्या होता है, प्रतिरक्षा का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। और खास तौर से ये लिम्फोसाइट कोशिकाएं बनाती हैं। कौन बनाती हैं, लिम्फोसाइट कोशिकाएं क्या बनाती हैं, प्रतिरक्षा का निर्माण करती हैं। तो सबसे पहले हम प्रतिरक्षा को जानेंगे और लिम्फोसाइट को जानेंगे, उसके बाद से मैं आपको उपार्जित प्रतिरक्षा को क्या करूंगा, डिटेल में बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, आज हम इम्यूनिटी के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। हम देखते हैं बेटा प्रतिरक्षा को जरा एक बार समझने का प्रयास करते हैं। अभी मैंने बताया आप लोगों को, अभी आप लोगों को एक चीज़ बताई गई कि जैसे एक साम्राज्य को बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए क्या होते हैं, सैनिक होते हैं, वैसे हमारे शरीर को रक्षा करने के लिए क्या हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, इम्यूनिटी पाया जाता है, प्रतिरक्षा पाया जाता है। अब चूंकि प्रतिरक्षा शब्द देखो दो शब्दों से मिलकर बना है, ध्यान देना। प्रतिरक्षा शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो। एक तो हो गया प्रतिधन, प्रतिधन रक्षा, ये बराबर क्या हो गया, प्रतिरक्षा। तो प्रतिधन रक्षा, प्रति का मतलब क्या होता है, प्रति का मतलब होता है अगेंस्ट। क्या होता है, अगेंस्ट। यानी प्रति को देखोगे तो इसका मतलब होता है अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, खिलाफ। और खिलाफ यानी ये प्रति यानी अगेंस्ट यानी खिलाफ, किसके खिलाफ, प्रतिजन के खिलाफ। किसके खिलाफ, प्रतिजन के खिलाफ। ये हो गया प्रतिजन के खिलाफ। प्रतिजन के मतलब क्या होता है बेटा, सूक्ष्म जीवों के खिलाफ। प्रतिजन का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म जीवों के खिलाफ। यानी आप देख लिए प्रतिजन यानी एंटीजन, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एंटीजन। और ये एंटीजन कौन होते हैं, सूक्ष्म जीव। यानी सूक्ष्म जीवों के खिलाफ रक्षा, यानी हमारे शरीर को सूक्ष्म जीवों के खिलाफ जो रक्षा करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। ध्यान देना, मैंने बताया कि प्रतिरक्षा दो शब्दों से, प्रतिधन रक्षा से मिलकर बना है। प्रति का मतलब होता है अगेंस्ट यानी खिलाफ, किसके खिलाफ, प्रतिजन। प्रतिजन का मतलब क्या है, सूक्ष्म जीवों के खिलाफ हमारा शरीर जो कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। अब ये रक्षा जो है, प्रतिरक्षा बनता कहाँ है। अब सवाल पैदा होता है कि भाई प्रतिरक्षा बनता कहाँ है। तो प्रतिरक्षा जो है हमारे ब्लड कोशिकाओं में बनता है। कहाँ बनता है, ब्लड सेल में बनता है, ब्लड सेल में बनता है। अब हमारे शरीर में ब्लड सेल कौन होते हैं, तो आप अपने ब्लड
सेल देखोगे जो आपके क्या हैं, रक्त कोशिकाएं हैं, उसमें आपको 3 चीजें मिलती हैं। क्या क्या मिलती है? क्या मिलता है? आरबीसी, क्या मिलता है? डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। प्लेटलेट। अब एक चीज ध्यान देना, बताया गया, ध्यान से सुन रहे हो ना आप लोग, इसको समझने का प्रयास करोगे क्योंकि मैं थोड़ा डिटेल में इसको समझाना चाहता हूं। बताया गया कि जो इम्यूनिटी है, प्रतिरक्षा है, वह हमारे शरीर में किस तरह से काम करता है? प्रतिरक्षा यानी सूक्ष्म जीवों के खिलाफ हमारे शरीर में क्या करता है? कार्य करता है। ये बनता कहाँ है प्रतिरक्षा? तो हमारे ब्लड कोशिकाओं में बनता है। अब हमारे ब्लड कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। हो गया यहां तक। अब चूंकि इसमें ये बनता कहाँ है, तो ध्यान रखना, आरबीसी में बनता नहीं है, यानी आरबीसी में इनका ये निर्माण नहीं होता है। प्लेटलेट में इनका निर्माण नहीं होता है। होता कहाँ है? डब्ल्यूबीसी में। कहाँ होता है? डब्ल्यूबीसी में। अब डब्ल्यूबीसी में क्या होता है? डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है व्हाइट ब्लड कार्पेट्स। इसको कहा जाता है व्हाइट कार्पेट, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या कहा जाता है? ध्यान देना, आपने देखा, आपको बताया गया कि हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर में है, प्रतिरक्षा इम्यूनिटी का निर्माण कौन करता है? जो ब्लड कोशिका है। ब्लड कोशिका में कौन सी ब्लड कोशिका? जो डब्ल्यूबीसी है, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, वो क्या करती हैं? प्रतिरक्षा का निर्माण करती हैं। अब एक चीज बताओ कि डब्ल्यूबीसी बनती कहाँ है? भैया डब्ल्यूबीसी आपने बताया ये प्रतिरक्षा का काम यही करती है, ये आपने समझ लिया कि भाई ये प्रतिरक्षा बनाती है। क्या बनाती है? इम्यूनिटी सिस्टम, यानी प्रतिरक्षा का निर्माण करती है। ये प्रतिरक्षा का निर्माण करती है। कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करता है। लेकिन अब एक चीज और आ गया कि डब्ल्यूबीसी बनता कहाँ है? ये कहाँ बनता है? ये जो है, ध्यान देना, ये हमारे अस्थि मज्जा में इसका क्या होता है? निर्माण होता है। अब हमारा अस्थि मज्जा होता कैसे है? अब हम देख रहे हैं कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण, क्या देख रहे हैं? डब्ल्यूबीसी का निर्माण देख रहे हैं। तो इसका निर्माण जो है, बताया गया कि इसका निर्माण कहाँ होता है? डब्ल्यूबीसी का निर्माण जो है, आप लोगों ने देखा है कि जो हमारी हड्डियां होती हैं, हड्डियों के अंदर क्या होता है? एक चिपचिपा पदार्थ, एक क्या होता है, जैसे आप लोग कभी कभी मीट वगैरह खाते हो तो उसमें से ऐसे निकालते हो ना, वो क्या है? अस्थि मज्जा है। और उसी के अंदर किसका निर्माण होता है? डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, यानी जिसे बोन मैरो कहा जाता है। क्या कहता है? बोन मैरो। अब देखना, जैसे मान लेते हैं ये हमारा बोन है, ये क्या मान लेते हैं? ये हमारा बोन हो गया। और इस बोन के अंदर जो है बेटा, ध्यान दो, कुछ इस प्रकार का ये जो हमारा है ना, ये वाला भाग, ये वाला जो भाग होता है, इसको कहा जाता है बोन मैरो। क्या कहा जाता है? बोन मैरो।
यानी अस्थि मज्जा। क्या कहा जाता है? अस्थि मज्जा। अब इस अस्थि मज्जा के अंदर बेटा ध्यान देना, ये जो क्या है अस्थि मज्जा है, इस अस्थि मज्जा के अंदर जो है एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है। इस अस्थि मज्जा के अंदर, यानी जो ये अस्थि मज्जा आपको दिखाई दे रहा है, यानी हमारे हड्डी का जो खोखला वाला भाग होता है उसके अंदर क्या होता है? अस्थि मज्जा होता है। उस अस्थि मज्जा के अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसको प्यूरिपोटेंट स्टीम सेल के नाम से जाना जाता है। क्या बताया गया? यानी इसके अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसका नाम क्या होता है? प्यूरिपोटेंट सेल, स्टीम सेल। ये किसके अंदर पाया जा रहा है बेटा? बोन मैरो के अंदर पाया जाता है। अब इसका कार्य क्या होता है? और ये जो आप पूरा देख रहे हो इसको क्या कहा जाता है? ये वाला ऊपर वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, अरे जो ऊपर का जो हड्डी का ऊपर वाला भाग होता है मोटा वाला, वो क्या कहा जाता है? अस्थि कहलाता है। क्या कहलाता है? अरे उसी को हड्डी कहा जाता है। बताया गया, आप लोगों को एक बात ध्यान सुनते हैं। हमने बताया कि WBC का निर्माण कहाँ होता है। पहले बताया गया कि WBC जो है किसका निर्माण करती है? प्रतिरक्षा का निर्माण करती है। सवाल ये पैदा हुआ था कि WBC का निर्माण कहाँ होता है? तो WBC का निर्माण जो जैसे ये हमारी क्या है, कोई अस्थि है, क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है? अस्थि है। इसके बीच में क्या होता है? खोखला भाग होता है। उस खोखले भाग के अंदर क्या पाया जाता है? बोन मैरो पाया जाता है, अस्थि मज्जा पाया जाता है। इस अस्थि मज्जा के अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिस कोशिका को क्या कहा जाता है? प्यूरिपोटेंट स्टीम सेल के नाम से जाना जाता है। अब सवाल, अब ये स्टीम सेल करता क्या है? ध्यान रखना, ये स्टीम सेल का कार्य क्या है? तो ये क्या करता है? ये ऐसे सेल जिसका कार्य दूसरी कोशिकाओं में परिवर्तित होना होता है, यानी इसका कार्य है, ये सेल क्या करता है? कौन? जो स्टीम सेल है। ध्यान रखना, जो ये स्टीम सेल है ये क्या करता है? ये जो है इसका कार्य है दूसरे कोशिकाओं में परिवर्तित करना, यानी एक कोशिका को दूसरे कोशिका में क्या करना? परिवर्तित करना है। कौन परिवर्तित करता है? स्टीम सेल। कौन करता है? स्टीम सेल। अब ध्यान रखना, अब ये जो सेल होता है कौन? प्यूरिपोटेंट स्टीम सेल होता है। ये निम्न दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है, इसको यहां बना दें, यहां लिख दें कि यहां दिख रहा है नीचे, इसको यहां बना देते हैं। ध्यान देना, बताया गया ये स्टीम सेल क्या करता है? एक किसी कोशिका को दूसरे कोशिका में परिवर्तित करने का कार्य करता है। अब ये जो होता है प्यूरिपोटेंट सेल, ये निम्न कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है लिम्फॉइड स्टीम सेल, और दूसरे को कहा जाता है, दूसरे का नाम होता है मिलायड स्टीम सेल। ठीक है, ये दोनों बातें समझ में आई। यानी ये जो प्यूरिपोटेंट स्टीम सेल है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है लिम्फॉइड स्टीम सेल और दूसरा होता है मिलायड स्टीम सेल। जो इसमें बेटा ध्यान देना, जो
ये दोनों क्या है, एक प्रकार की कोशिका है कि नहीं है? दोनों एक प्रकार की क्या है, कोशिका है। और ये भी एक प्रकार का कोशिका है, जैसे ध्यान देना, ये भी एक प्रकार का क्या है, कोशिका है, और ये भी एक प्रकार का कोशिका है। ये दोनों सेल है। यहाँ पे लिम्फोइड स्टेम सेल लिखा हुआ है और इसमें क्या लिखा है, माइलॉइड स्टेम सेल। अब ये जो सेल होता है बेटा, ये क्या करता है, ये वाला सेल, ये वाला नहीं, ये वाला सेल आगे चलकर परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है, ये आगे चलकर परिवर्तित होता है और ये परिवर्तित होकर निम्न 3 भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में बढ़ जाता है, 3 भागों में। हम जान रहे हैं कि भाई ये जो अभी मैंने बताया कि ब्लड कोशिकाओं में क्या होता है, प्रतिरक्षा का निर्माण होता है। तो अब ये कितने भागों में बढ़ जाता है, 3 भागों में। और वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है, ध्यान देना, पहले को कहा जाता है प्लेटलेट, दूसरे को कहा जाता है आरबीसी, और तीसरे में कुछ चीजें होती हैं। यानी देखो ये 3 प्रकार का हो जाता है। जैसे ये हो गया प्लेटलेट, ये हो गया आरबीसी, और यहां हो गया, इसमें जो है मोनोसाइट, क्या हो गया, मोनोसाइट, न्यूरोफिल, बेसोफिल और अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन होगा मैंने क्या बताया। और ये जो होता है, ये सीधे ये जो है लिम्फोइड स्टेम सेल क्या करता है, ये एक ही प्रकार का कोशिका का निर्माण करता है, जिस कोशिका का नाम होता है लिम्फोसाइट। क्या नाम होता है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट। थोड़ी सी यहां आपको समस्या आ रही होगी कि सर क्या बताएं, तो इसके लिए मैं एक चीज बता रहा हूं, गलत समझने का प्रयास करना। ये बातें अभी आपको समझ में आ जाएगी। पहले एक चीज ध्यान देना, मैंने बताया, एक बार फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको ये तुरंत याद हो। बताया गया कि प्रतिरक्षा क्या है बेटा, प्रतिरक्षा 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रतिधन रक्षा। प्रति का मतलब होता है अगेंस्ट, यानी खिलाफ। किसके खिलाफ, सूक्ष्म जीवों के खिलाफ, यानी प्रतिजनों के खिलाफ। जो हमारा शरीर कार्य करता है वो क्या कहलाता है, प्रतिरक्षा कहलाता है। अब ये प्रतिरक्षा का निर्माण होता कहाँ है, तो हमारे ब्लड सेल में होता है। ब्लड सेल में कहाँ होता है, तो हमारा ब्लड सेल जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन, प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। इसमें डब्ल्यूबीसी क्या करता है, प्रतिरक्षा का निर्माण करता है, ठीक है ना। अब डब्ल्यूबीसी का निर्माण, ये डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो बताया गया जो हमारी हड्डियां होती है, हड्डियों के अंदर क्या होता है, जो बोन मैरो होता है, बोन मैरो के अंदर क्या, किसका निर्माण होता है, किसका, डब्ल्यूबीसी का। अब कैसे होता है, तो बोन मैरो के अंदर जो है एक प्रकार का क्या पाया जाता है, एक प्रकार का सेल पाया जाता है, जिसको क्या कहता है, प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल। स्टेम सेल होता क्या है बेटा, तो ये एक कोशिका को दूसरे कोशिका में परिवर्तित करने का कार्य करता है। अब बताया गया कि ये जो है प्यूरिपोटेंट सेल 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, लिम्फोइड स्टेम सेल, और दूसरा क्या होता है, माइलॉइड स्टेम सेल। ये माइलॉइड स्टेम सेल जो है ये आगे चल के परिवर्तित होता है, तो ये कितने भाग में टूटता है, 3 भागों में। और ये कितने भाग में, 1 भाग। अब चूंकि इसी में डब्ल्यूबीसी का निर्माण हमें करना है, डब्ल्यूबीसी का क्या करना है, निर्माण करना है, तो ध्यान देना
अब आपने देखा कि कुल कितने प्रकार की कोशिका बनी बेटा, कितने प्रकार की, 1 2 3 4, ये 4 प्रकार का आपको दिखाई दे रहा है ना, यहां से यहां तक लेकर आपको कितने प्रकार दिखाई दे रहा है, 4। अब ये चारों जब मिलते हैं, इन चारों को मिलकर क्या होता है, पहले एक चीज में ये सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, रक्त कोशिका का निर्माण करती हैं। ये सब मिलकर, ध्यान है ना, ये चारों मिलकर कौन, प्लेटलेट, आरबीसी और ये मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसोफिल और लिम्फोसाइट, ये सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, रक्त कोशिका का निर्माण करती हैं। किसका, ब्लड सेल का निर्माण करती हैं। किसका, ब्लड सेल का निर्माण करती हैं। अब ये सब मिलकर क्या बना लिए, ब्लड सेल बना लिए। और रक्त कोशिका का निर्माण होना जानते हो क्या कहलाता है, रक्त कोशिकाओं का निर्माण होना, हमारे शरीर में जो रक्त कोशिकाएं बनती हैं उसे क्या कहा जाता है, हेमोपोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेमोपोसिस करते हैं। और ये सारा हेमोपोसिस कहाँ बनता है, कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा के अंदर बनता है। कहाँ बनता है, ये सब कहाँ बनता है, बोन मैरो के अंदर बनता है। अब ये चीज तो आपको क्लियर हो गया कि हमारे शरीर की रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती हैं, कहाँ बनती हैं, अस्थि मज्जा के अंदर बनती है और इतनी प्रक्रिया होती है। अब एक चीज देखो, अगर हम WBC की बात कर रहे हैं तो WBC जो होता है, श्वेत रक्त कणिकाएं जो हैं 2 प्रकार की होती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें एक बताया गया होगा, एक होता है कणिकामय और दूसरा क्या होता है, अकणिकामय होता है। ये पढ़े हो ना। जो कणिका में होता है, इसमें इनके जो कणिका में होता है बेटा, यानी ध्यान से तो बताया जा रहा है कि जो WBC होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक कणिका में होता है, जैसे मान लो कि ये जो 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं WBC में, एक जो कोशिका होती है वो क्या होती है, जिसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, कण पाए जाते हैं। और ये जो कोशिका होती है, इसके अंदर छोटे छोटे कण नहीं पाए जाते हैं। दोनों के अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी केंद्रक होता है और इसके अंदर भी क्या पाया जाता है, केंद्रक। केंद्रक दोनों के अंदर पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। वो कण किसके होते हैं बेटा, तो ये जो कण होते हैं ये प्रोटीन के कण पाए जाते हैं। ध्यान रखना, इसके अंदर जो कण पाए जाते हैं वो कण किसके होते हैं, प्रोटीन के कण होते हैं। ध्यान रख, ये बात समझ में आ गई। यानी WBC 2 प्रकार के हो गए, एक कणिका में जिसमें छोटे छोटे कण पाए जा रहे हैं, वो कण कौन से हैं, प्रोटीन के कण हैं। इनके अंदर क्या है, इस कोशिका के अंदर किसी भी प्रकार का कण नहीं पाया जाता है, ठीक ना, ये बिना कण का होता है। अब जो कणिका में होती है बेटा, ये जो अकणिका में होती है, ये निम्न जो है 2 प्रकार की होती हैं। एक को कहा जाता है लिम्फोसाइट और दूसरे को क्या कहा जाता है, मोनोसाइट। और जो कणिका में होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं। पहले को कहा जाता है न्यूट्रोफिल, दूसरे को बेसोफिल और तीसरे को एसिनोफिल। अब देखना, अब इनमें जो है मात्रा कितनी कितनी होती है, तो ध्यान रखना, बताया जा रहा है इनके अंदर जो है, जो ये है इसके अंदर जो है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें जो है कितना % ये पाया जाता है, ब्लड के अंदर जो रक्त कणिकाएं हैं उनके अंदर ये कितना पाया जाता है, मोनोसाइट की कितना % होता है, तो ये लगभग 6 से 8% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 6 से 8% पाया जाता है। लिम्फोसाइट सबसे इंपॉर्टेंट है, यही प्रतिरक्षा का क्या करता है, मेन कार्य करता है।
ठीक, इसमें कितना बताया आपको, मोनोसाइट कितना परसेंट होता है डब्ल्यूबीसी में, कितना होता है 6 से 8%, और लिम्फोसाइट कितना होता है 20 से 25% होता है। क्या होता है 20 से 25% इसकी संख्या होती है। और इसको देखते हैं न्यूरोफिल जो है ये सबसे ज़्यादा मिलता है, इसकी संख्या जो है 62 से 65% होती है। कितनी होती है 62 से 65% होती है। और 0.5 से लेकर यानी 0.5 से लेकर 1% तक पाया जाता है। और एसिनोफिल का कितना है, एसिनोफिल जो है 2 से 3% पाया जाता है। ठीक है, और ये जो है ना बेसोफिल, बेटा ध्यान देना, ये बेसोफिल जो है अपने आप को जो है परिवर्तित करके माइक्रोफेज किस में बदलता है, माइक्रोफेज में बदलता है। किसमें, कौन, ये वाला, ये किस में बदल जाता है माइक्रोफेज में। और ये क्या होते हैं, ये जो माइक्रोफेज में बदलते हैं ये 2 तरह के होते हैं, चल और अचल, दोनों तरह के होते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे न्यूरोफिल मैंने बताया, न्यूरोफिल का कार्य क्या होता है। अब अभी आपने देखा कि भाई ये सर बता दिए, लेकिन इनका कार्य क्या है। तो पहले देखो, जो न्यूरोफिल है, न्यूरोफिल क्या करता है, जो बाहरी जीव, जो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में पहुंचते हैं उन्हें भक्षण करने का कार्य करता है, उन्हें खा जाता है। क्या करता है, यानी ये भक्षण करता है। ये क्या करता है, भक्षण, यानी ये सूक्ष्म जीवों को क्या कर जाता है, खा जाता है। इसका देखो बेटा बेसोफिल का कार्य क्या है, इसका भी काम ही वही होता है। ये भी क्या करता है, जो बाहरी जो सूक्ष्म जीव जो एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं उनको क्या कर देता है, भक्षण करने का कार्य करता है। और एसिनोफिल का कार्य क्या है, ये एलर्जी में सहायक होता है। किसमें होता है, एलर्जी में सहायक होता है। और इसके बाद से मोनोसाइट का कार्य क्या है, ये जो मोनोसाइट है इसका कार्य क्या है, ये भी क्या करता है, जो एंटीजन होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको ये क्या करता है, भक्षण करने का कार्य करता है। और जो लिम्फोसाइट कार्य है, ये लिम्फोसाइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताया, लिम्फोसाइट है। ये लिम्फो, हम प्रतिरक्षा पढ़ रहे हैं ना, मैंने बताया कि भाई डब्ल्यूबीसी जो कहाँ बना, हमारे बोन मैरो में इसका निर्माण हुआ। और इसमें जब निर्माण हुआ तो ये कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, इसमें से क्या क्या पाया जा रहा है, देख रहे हो ना, क्या क्या पाया जा रहा है, मोनो, एक में जो है जो अकणिका में है उसमें मोनोसाइट और क्या लिम्फोसाइट पाया जा रहा है। इसमें जो कणिका में है इसमें क्या पाया जा रहा है, न्यूरोफिल, बेसोफिल और एसिनोफिल। यहाँ बताया गया अकणिकामय में ये क्या करता है, ये एंटीजन को क्या करता है, भक्षण कर जाता है, यानी उन्हें खाकर समाप्त कर देता है। ये क्या करता है, इसका जो है सबसे मुख्य कार्य इसी का होता है, जितने हमारे शरीर में एंटीजन आते हैं जो नुकसानदायक हैं उनका पहचान करने का कार्य करता है। ध्यान रख लेना, यही क्या करता है, पहचान करता है और बताता है कि अरे ये हमारा दुश्मन है, इसे या तो मार दो या तो खा जाओ। ठीक ना, तो पहचान करने का काम कौन करता है, ये करता है। और ये क्या करता है, भक्षण करता है। ये क्या करता है, भक्षण करता है। ये क्या करता है, भक्षण करता है। ये क्या होता है, एलर्जी में सहायक। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हमारे शरीर का एक पॉइंट आपको मिल गया कि हमारे शरीर का सबसे, अगर प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण के लिए देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट कोशिका कौन हो रही है, लिम्फोसाइट हो रही है। कौन हो रही है, लिम्फोसाइट। अब ये चीज है, ये लिम्फोसाइट बनता कहाँ है, तो ध्यान रखना, लिम्फोसाइट जहां बनती है और जहां स्टोर होती है उस अंग को कहा जाता है लसकाभ अंग। क्या कहा जाता है, लसकाभ अंग। अब ये जहां मान लो यहां बन रही है ना, यहां बन रही है, यहीं पर स्टोर हो रही है,
तो जहां लिम्फोसाइट बनता है और जहां स्टोर होता है जिस भाग में, उस अंग को हम क्या कहते हैं? लसकाव अंग कहते हैं। यानी जिस अंग में इसका निर्माण होता है और जहां पर ये क्या होता है? स्टोर होता है, उस अंग को हम क्या कहते हैं? लसकाव अंग कहते हैं। अब लसकाव अंग को देखते हैं। लसकाव अंग निम्न 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? निम्न 2 प्रकार का। ये आप लोगों ने पढ़ा है, WBC के बारे में पढ़ा है, लेकिन इतना जैसे आप लोगों को डायरेक्ट बताया गया होगा कि हाँ WBC का निर्माण कहाँ होता है, लेकिन डिटेल में आपको नहीं बताया गया होगा। और इसी तरह से सिंपल क्वेश्चन जो है 1-1 नंबर 2-2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से उठाते हैं। तो देखो बताया गया बेटा, ध्यान दो, यहाँ यही बताया गया कि लिम्फोसाइट का जहां निर्माण होता है, लिम्फोसाइट का जहां निर्माण होता है, यानी जिस अंग में इसका निर्माण होता है और जहां पर ये स्टोर होता है, उस भाग को हम क्या कहते हैं? लसकाव अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बताया गया कि जहां ये क्या हुआ, बना और जहां स्टोर हुआ जिस अंग में, उसको हमने क्या कहा? लसकाव अंग। अब ये लसकाव अंग जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राइमरी यानी प्राथमिक लसकाव अंग। ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। इसको थोड़ा सा, एक होता है प्राथमिक और दूसरे को आता है द्वितीयक लसकाव अंग। द्वितीयक लसकाव अंग। इसको समझने के लिए हम एक चीज समझेंगे बेटा, क्या है प्रथम और द्वितीय क्या है। जैसे एक देश है बेटा, मैं अपने शरीर के बारे में बता रहा हूं कि भाई एक शरीर है और इसकी रक्षा करने के लिए कुछ हमारे शरीर में सैनिक पाए जाते हैं, उसी को हम प्रतिरक्षा करते हैं। अब ये लसकाव अंग के बारे में पढ़ रहे हो तो मैं एक सीधे से, जैसे अपना मान लो एक भारत देश है, क्या है? भारत देश है। भारत देश को शत्रुओं से रक्षा करने के लिए, दुश्मनों से रक्षा करने के लिए यहाँ पर क्या है? सैनिक रखे गए हैं। सैनिक है ना, जिनका अलग अलग बटालियन है, अलग अलग क्या है? सैनिक हैं। अब आप एक बात बताओ, जब सैनिकों का पहले जन्म कहाँ होता है? उसको जन्म कौन देता है? उसकी माँ देती है। क्या करती है? माँ देती है। लेकिन माँ जन्म देती है, माँ सैनिक नहीं बनाती है। बच्चा सैनिक कब बनेगा? जब जो है वह जाकर ट्रेनिंग लेगा। बच्चा मान लो परीक्षा पास करेगा। अब ये मान लेते हैं ये प्राथमिक, यानी जहां माँ ने बच्चे को जन्म दिया, सैनिक जब उसको जन्म किसने दिया? माँ। तो क्या है? प्राथमिक है। क्या है? प्राथमिक हुआ। अब माँ ने जन्म दे दिया, जन्म देने के बाद से क्या करेगी? अब बच्चा पढ़ेगा, उसके बाद से वो जैसे वैकेंसियां आएंगी सैनिक की, वह उसमें जाएगा, पहले परीक्षा देगा। परीक्षा देगा ना, जब परीक्षा पास कर लेगा तो पास करने के बाद से, अब पास कर लिया तो सैनिक नहीं हो गया, अब पास करने के बाद से उसको परिपक्व बनाया जाएगा। परिपक्व कब होगा? जब वो ट्रेनिंग लेगा। माँ ने जन्म दिया, क्या किया? यहाँ पे माँ ने जन्म दे दिया, और माँ ने जन्म दिया और बच्चा पढ़ने के बाद से अब क्या करेगा? वह ट्रेनिंग लेगा। तो ट्रेनिंग लेने कहाँ जाएगा? इनके पास। परिपक्व होने कहाँ जाएगा? यहाँ पर जाएगा। समझ में आया? यानी अब ये यहाँ पर जाएगा क्या करने? ट्रेनिंग लेने। जब ट्रेनिंग ले लेगा तब ये क्या होगा?
सैनिक बनेगा, और सैनिक बनकर क्या होगा, इसकी कहीं पोस्टिंग होगी। जैसे मान लो कि सेना में भर्ती हुआ, माँ ने जन्म दिया, सेना में भर्ती हुआ, भर्ती होने के बाद से ट्रेनिंग लिया, ट्रेनिंग पास, जब वो ट्रेनिंग ले लिया तो एकदम क्या हो गया, परिपक्व हो गया। क्या हो गया, परिपक्व हो गया। तब उसे क्या किया जाएगा, कहीं पे भेजा जाएगा। सेम वही प्रक्रिया, जन्म तो ये देते हैं कौन, लेकिन परिपक्व होने कहाँ जाते हैं, इनके पास जाते हैं। समझ में आ गया। देखो जो प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन, इसको लिख लेना, अगर लिखना होगा तो इसको क्या हो जाएगा, सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन लिख लेना, ठीक है ना। अंग्रेजी लिखना, जगह कम है इसलिए मैं। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर लक्षणाणु क्या होता है बेटा, यहां पर लक्षणाणु का जन्म होता है। क्या होता है, लक्षणाणु यहां पर क्या होता है, लक्षणाणु यहां पर जन्म लेता है। और जन्म लेने पर ये जन्म लिया, आज जन्म लेने के बाद हम परिपक्व होने के लिए कहां भेजा जा रहा है, ठीक है ना। इसको मिटा दो, या यहीं से परिपक्व होने के लिए कहां भेजा गया, द्वितीयक लसिका के पास इसको भेजा गया। अब ये द्वितीयक लसिका जो है, ये द्वितीयक लसिका हमारे शरीर में होते कौन है बेटा, ये जो होता है प्लीहा होता है, लसिका ग्रंथियां होती हैं, टांसिलें होती हैं, दुछात होती हैं। ये क्या है, ये मुख्य रूप से द्वितीयक लसिका अंग होते हैं। अब जो है अब ये जो अब ये ध्यान रखना, जो अब ये क्या हुआ, ये आपका बच्चा जो है यहाँ पे, ये जैसे इनका लक्षणाणु जन्म लिया, पैदा हुआ, और पैदा जब हुआ और इसे क्या किया गया, भेजा गया। अब ये क्या बन गया बेटा, ये प्राथमिक लसिकाव अंग बन गया, या एक तरह से इसको कहा जाए कि प्राथमिक, यही जो लक्षणाणु पैदा हुआ इसी को हम क्या कहेंगे, प्राथमिक लसिकाव अंग कहेंगे, ठीक है ना। प्राथमिक लसिकाव अंग कहा जाएगा। जो जन्म लिया इसी को हम क्या कहेंगे, प्राथमिक लसिकाव अंग कहेंगे। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है अस्थिमज्जा और दूसरा क्या होता है, थाइमस। अब देखो, अब ये एक यहां पे जन्म लिया, कहां, अस्थिमज्जा में। कहां जन्म लिया, ध्यान रखना, अस्थिमज्जा में जन्म कहां लिया, अस्थिमज्जा में। अस्थिमज्जा में इसने क्या कर लिया, अस्थिमज्जा में जन्म लिया, और अस्थिमज्जा में जन्म लेने के बाद से इसको भेजा कहां गया, परिपक्व होने के लिए कहां भेजा गया, कहां, थाइमस में। यानी एक बार अभी आपको बात नहीं समझ में, मैंने क्या बताया भाई, सीधी सी बात मैंने बताया, एक बार ध्यान सुनो, यहां आप कंफ्यूजन हो रहे हैं, मुझे पता है नहीं समझ में आया, दोबारा सुनो। मैंने बताया कि ये दो प्रकार का होता है, कौन, प्राथमिक लसिकाव और द्वितीयक लसिकाव। प्राथमिक लसिकाव में क्या होता है, जन्म होता है, और जन्म होकर परिपक्व होने कहा जाता है, द्वितीयक में। तो मान लिया कि प्राथमिक लसिकाव कौन हुआ, जहां पैदा हुआ वो क्या हुआ, प्राथमिक लसिकाव है, और जहां पर ये परिपक्व होने जा रहा है वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा जी, थाइमस ग्रंथि। किसके पास जा रहा है, थाइमस ग्रंथि के पास क्या होने जा रहा है, परिपक्व होना। बात समझ में आ गई। यानी जहां जन्म लिया ये क्या हो गया, जन्म कहां लिया, अस्थिमज्जा में। कहां लिया, अब वो परिपक्व होने जाएगा ना, परिपक्व होने कहां जाएगा, थाइमस में। थाइमस ग्रंथि कहां पाई जाती है बेटा, थाइमस ग्रंथि कहां होती है, हमारे हृदय के पास होती है। हृदय के ऊपर देखना, एक पीले रंग का ऐसे भाग दिखाई देता है दोनों तरफ से, वो क्या है, थाइमस ग्रंथि है। तो यहां पर ये जन्म लिया, मान लेते हैं ये यहां पे जन्म लिए, देख रहे हो ना, ये यहां पर क्या हुए, जन्म लिए। अब इसमें से इतने निकलकर क्या हो गए, इनके पास चले गए, क्या होने के लिए, परिपक्व होने के लिए। तो जो यहां पर चले गए इनके पास परिपक्व होने के लिए, इनको कहा जाता है, ध्यान रखना, जो यहां पर मान लो कि इसमें से मैंने
इधर ध्यान दो, मैंने 8 को क्या बताया, 8 कोशिकाएं बनाई है, देख रहे हो ना। मान लेते हैं इसमें से 4 क्या हो गए, परिपक्व होने चले गए, 4 यहीं पे रह गए। जैसे जन्म तो दिए 8 और उसमें से 4 कोशिकाएं क्या हो गई, इनके पास परिपक्व होने के लिए आ गई। तो जो यहाँ पर परिपक्व होने के लिए आए हैं बेटा, इनको कहा जाता है, ध्यान रख लेना, जो परिपक्व होने आए हैं उनको कहा जाता है टी लिम्फोसाइट। क्या कहा जाता है, टी लिम्फोसाइट। और जो यहां पे रह गए इनको क्या कहता है, बी लिम्फोसाइट। क्या कहा जाता है, बी लिम्फोसाइट। बात समझ में आई यहां तक। अब एक चीज ध्यान रखना, एक बार सुन लेते हैं इसको। मैंने क्या क्या बताया आपको, मैंने यही बताया है कि जिस प्रकार से एक सैनिक का मैंने उदाहरण दिया कि एक देश में क्या होते हैं, सैनिक होते हैं, और ये सैनिक क्या करते हैं, माँ के यहाँ जन्म लेते हैं। तो जहाँ पे जन्म लेते हैं वो उसका क्या हो गया, प्राथमिक लश्काब अंग कहा जाएगा। जहाँ पे जन्म लिया वो क्या हुआ, लेकिन उसे सैनिक बनना है। उसे सैनिक बनने के लिए क्या करना होगा, ट्रेनिंग लेना होगा, तब जाकर वो क्या होगा, परिपक्व होगा, तब जाकर वो क्या होगा, सैनिक बनेगा ना। कोई जाके लड़ने नहीं चला जाएगा, उसके कुछ नियम कानून हैं, वो सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दिलाया जाता है। जब ट्रेनिंग दे लेता है तब क्या होता है, सैनिक बनता है। तो जहां वो ट्रेनिंग लेने के लिए जाता है उसको हम क्या कहते हैं, द्वितीय लश्काब अंग कहते हैं। तो यहाँ पर इसने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद से इसने क्या किया, परिपक्व होने के लिए यहाँ पे आया। तो जहां पर ये क्या किया, जन्म लिया, उस भाग को क्या कहता है, प्राथमिक लश्काब अंग कहा जाता है। और जहां परिपक्व होने के लिए जाते हैं, ये हम इनके बारे में, लिम्फोसाइट के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो ये क्या कहलाते हैं, ये जहां जाते हैं, ये कहां पे जाते हैं, जन्म जहां लिए, ये जन्म कहां लिए, अस्थि मज्जा में। कहां लिए, अस्थि मज्जा में जन्म कहां लेते हैं, लेकिन परिपक्व कहां होने जाते हैं, थाइमस ग्रंथि में। तो जो इसमें से मान लो कि जितने जन्म लिए उसमें से कुछ क्या होते हैं, किसके पास चले जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं परिपक्व होने के लिए, थाइमस ग्रंथि के पास। जो वहां जाके परिपक्व होते हैं, तो मान लो इतना यहाँ पे आए, परिपक्व हुए, इनको हम क्या कहते हैं, टी लिम्फोसाइट। और जो यहाँ शेष बच गया इसको हम क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट। ठीक है ना। अरे हम लिम्फोसाइट ही को ना देख रहे हैं जी। तो इसका लिम्फोसाइट का जन्म कहाँ हुआ, अस्थि मज्जा में, और अस्थि मज्जा में परिपक्व होने के लिए कहाँ गए, तो जो वहां पे जा रहे हैं कहाँ, थाइमस ग्रंथि के पास, वो क्या कहलाते हैं, टी लिम्फोसाइट। और जो यहाँ रह जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, बी लिम्फोसाइट। अब इनमें जो है सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन के बारे में कल बता देंगे, ठीक है ना। जा